भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद सीज फायर तो हुआ, लेकिन तब तक ऑपरेशन सिंदूर जब तक चला पूरा भारत एक साथ एकजुट था। लेकिन उसके बाद अब देश के अंदर लगातार सियासत शुरू हो गया है, चाहे वो देश के अंदर हो या फिर देश से बाहर भी हम बात करें, अगर टर्की हो या फिर अमेरिका हो, लगातार सियासी शुरू हो गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ जो मौजूद है वो बेबाक अंदाज में बेधड़क अपने हर बात को रखने के लिए जानी जाती हैं, किसी पहचान की मोहताज तो नहीं है, नाजिया मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैम क्या कहेंगे, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब एक अलग सियासत शुरू हो गया है देश के अंदर भी, विपक्ष है वो भी कह रहा है कि इस पे सदन में चर्चा होना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पता होना चाहिए, सीज़ फायर अगर हुआ तो सीज़ फायर ये अमेरिका के कहने पे क्यों हुआ, जबकि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया कि उनके कहने पे नहीं हुआ। बावजूद इसके अब सियासत शुरू हो गया है। देखिए, ये वही विपक्षी दल हैं जिन्होंने उरी पुलवामा के वक्त में भी वीडियोग्राफी मांगी थी। हाँ। ये वही विपक्षी दल हैं पक्ष में बात करने के लिए विक्टिम से वीडियो मांगते हैं। ये वही विपक्षी दल है जो बाबर के कब्रिस्तान में जाकर के सूरह फातिहा अलहम्दुल शरीफ पढ़ कर के फूल चढ़ाते हैं। ये वही विपक्षी दल है जो जिन्ना के भीख के कटोरे में जिनके बाप दादा नाना ने पाकिस्तान दिया। ये वही विपक्षी दल हैं जो नाम रखते ज़रूर है समाजवादी पार्टी, पर वो होते नमाजवादी पार्टी हैं। ये वही विपक्षी दल हैं जो अपनी पार्टी का नाम तृणमूल कांग्रेस ज़रूर रखती हैं, पर भगवान राम का नाम लेने पर जेल भेजने की धमकियां परोसती हैं, शिव भगवान पर फूल फेंक करके चढ़ाती हैं, पर इफ्तार को पूरे रसूमात के साथ पूरा करती हैं, और ईद की नमाज में जा कर के देश के प्रधानमंत्री को गालियां परोसती हैं। ऐसा विपक्षी दल जो अरब से जब डेलीगेशन आया करता था तो नेहरू मंदिरों पर पर्दे लगवा करके ला इलाहा लिखवाया करता था, ये वो विपक्षी दल है और छाती पीट रहे हैं इंदिरा के नाम का। मैं पूछना चाहती हूँ कि इंदिरा गांधी अगर इतनी तेज तर्रार और आयरन लेडी थी तो 93,000 पाकिस्तान के भेजने की क्या ज़रूरत थी? बक़ैरो आफ़ियत पूरी हिफाजत के साथ पूरे इज्जत के साथ वापस क्यों भेजा? पतलून उन्होंने खुद उतारा था हमारी देश की सेना के सामने। पाकिस्तान के गधेड़ी फौज ने अपने पतलून को उतार करके हमारे देश की फौज के सामने खुद को सरेंडर किया था। 93,000 पाकिस्तान की गधेड़ी सेना को बाहिफाजत भेजने वाली इंदिरा 54 हमारे देश की सेना को पाकिस्तान से क्यों नहीं लेकर के आई? क्यों नहीं लेकर के आई? विपक्षी दल वो है जो रफाइल के साथ साथ हमारी सेना का मजाक उड़ाता है नींबू मिर्ची लगा करके। नींबू मिर्ची भारत की प्रथा में एक रिचुअल में आता है, तो आपने मुंह फाड़ करके उसका मजाक उड़ा दिया, पर जो ला इलाहा पढ़ करके उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते। क्या रहता है आपके मुंह में? हलक में हड्डी अटक जाती है। अच्छा, अभी समाजवादी पार्टी भी व्योमिका सिंह पे, उनके नेता राम गोपाल सिंह, उनका बयान आ गया है, वो कह रहे हैं कि उन पे कुछ ऐसे जातिगत टिप्पणी दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो बीजेपी के नेता का बयान आया उस पर FIR भी हुआ, लेकिन आज कांग्रेस उस सड़क पे है। कांग्रेस कह रही है कि ये समाजवादी पार्टी का जो बयान आया है इसको आप ऐसे ही डाइवर्ट करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जो बीजेपी के मंत्री हैं उन्होंने जिस तरीके से कहा, एक हमारे नेहा जी, ऐसा है कि सबसे पहले मैं सोफिया कुरैशी के बारे में बता दूं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा है। बहुत ओछी और नीची बात कही है। इसको मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई मुझे हिचकिचाहट नहीं है। दूसरी बात मैं बता देना चाहती हूँ कि देश की सेना में सोफिया कुरैशी हूँ या व्योमिका सिंह हूँ, देश की सेना का जो परिचय होता है वो उसकी वर्दी होती है, उसकी जो जाति होती है वो तिरंगा झंडा होता है, और उसका जो धर्म होता है ना वो ये मातृभूमि होती है।
यही उसकी पहचान है, इसके अलावा उसकी कोई पहचान नहीं है। आपको पता चला होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसके बैनर और होर्डिंग से भी उस भारतीय जनता पार्टी के और मध्य प्रदेश के उस मंत्री का फोटो तक हटा दिया गया है, उसको बॉयकॉट कर दिया गया है, उसके ऊपर एफआईआर हुए हैं और उसकी टिप्पणियों पर जो महत्वपूर्ण सेक्शन लगाए जाते वो लगाए भी गए हैं और हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक उस मंत्री को झाड़ और फिटकार भी पड़ी है। आज वो मंत्री आपको कहीं पर नहीं दिखाई दे पा रहा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है उसको साइड करना और उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया करना, जिससे भारतीय जनता पार्टी ना गुरेज कर रही है, ना शर्म महसूस कर रही है और ना ही अपना पल्ला झाड़ करके किसी लाग लपेट की बात करने की कोशिश कर रही है। मैं भी उसी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हूं, जो मैंने बिल्कुल साफ सुथरे अंदाज में उनकी प्रक्रिया को और उनके कहे हुए स्टेटमेंट को मैं ओछी बात कह रही हूं और एक्सेप्ट कर रही हूं, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस सड़क पर उतर चुकी है। सड़क पर उतरे हुए लोगों को सड़क पर उतरने में क्या समय लगेगा? आजम खान ने जब जया प्रदा की, तो क्या आजम खान को अखिलेश यादव ने जेल की सलाखों में डाल दिया था? क्या उसको सस्पेंड करवा दिया था? क्या रोड पर मुजरा करवा दिया था? मुलायम सिंह यादव ने कहा था लड़के हैं दिल मचल जाता है, लड़कियां टाइट जीन्स पहनती हैं तो लड़कों से गलती हो जाती है। हमने यहाँ तक देखा राहुल गांधी को कि वो चाइना के ड्रोन का प्रचार कर रहे हैं, चाइना के ड्रोन को की खूबसूरती और उसके फायदे के बारे में बता रहे हैं और अपने भारत के बनाए हुए ड्रोन का की वो बुराइयां परोस रहे हैं। उसके बाद फिर राहुल खान गांधी ने जब विदेश में जाकर के कहा कि हमारे भारत में जो सिख हैं वो दस्तार नहीं पहन पाते, वो कड़ा नहीं पहन पाते। तो ये जो जितने चीज़ें इन लोगों ने किया है, तो अपने अपने खिलाफ में कितने एफआईआर किए हैं इन्होंने। क्या राहुल गांधी खान ये भूल गए कि उन्हीं की दादी अम्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से सिखों को जिस तरीके से अत्याचारित इंदिरा के सरकार के माध्यम से हुआ था, क्या राहुल ये बात भूल गया है या हम जैसे बच्चों को याद दिलाना पड़ेगा अब राहुल को? राहुल अब बूढ़ा हो चुका है, सारी चीजें उसकी झूल चुकी हैं, उसके बाल पक चुके हैं, शरीर के जहां जहां बाल आता है सब पक चुका है। अब क्या इतिहास के पन्ने हम बच्चे खोलकर याद दिलाएंगे? हमारे मंत्री से जो ओछी हरकत हुई है हम उससे पीछे ना हटेंगे, लेकिन तुमने जो इंदिरा और नेहरू के जमाने से जो ओछी हरकतें की हैं उस पर कौन बात करेगा? क्या देश इस बात को नहीं जानता है? अच्छा मैम, ये तो देश की राजनीति है, लेकिन अभी जिस तरीके से टर्की से भी आ रहा है, टर्की हमारे अगेंस्ट पाकिस्तान को ड्रोन बेच रहा है, ड्रोन ही नहीं ड्रोन ऑपरेटर तक दिया, और ऐसा टर्की जिसको भारत लगातार मदद करते आया है, चाहे वहाँ पे भूकंप हो या फिर कोविड के समय में देख लें, और अब तो खुले टर्की कह रहा है कि पाकिस्तान, वहाँ के लोग मुसलमान हमारे भाई बंधु हैं, हम उनकी मदद करेंगे चाहे कुछ भी हो, हमारा इकोनॉमी ही क्यों ना गिर जाए। नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि टर्की को पाकिस्तान पे बहुत भरोसा है और अब टर्की के टूरिज़्म सेक्टर को पाकिस्तान संभालेगा। अब पाकिस्तान पापड़ बेच के संभालेगा, चकली बेच के संभालेगा, या अश्लीलता के नंगे नाच को ठीक वैसे ही टर्की में करेगा जैसे अरब में कर रहा था। पाकिस्तान तो अभी अपने जितने उनके आतंकवादियों को मारा गया उनको मुआवजा देने में लगा हुआ है, 1-1 करोड़। सवाल पर आ रही हूँ, मैं पहले इसको कंप्लीट कर दूँ। टर्की के टूरिज्म सेक्टर को सिर्फ और सिर्फ अब पाकिस्तान संभालेगा। अब मैंने आपको कहा कि पापड़ बेच के संभालेगा, कि चकली बेच के संभालेगा, या टर्की की महिलाओं को, बेटियों को, बहू संभालेगा, या भीख मांग कर संभालेगा। क्योंकि अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने बड़ा बाहें फैला करके पाकिस्तानियों को बुलाया था और तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा निभाया था। बाद में मोहम्मद बिन सलमान को यूएई से पाकिस्तानियों को हाथ पकड़ करके वापस एयरबेस करके भेजना पड़ा, एरोप्लेन करके भेजना पड़ा कि ये पगलिस्तानी यहाँ आकर
बिकते हैं और भीख मांगते हैं और हमारे देश को पूरा बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसलिए टर्की का टूरिज्म भी अब वही संभालेगा। देखिए, ये बात तेरे मेरे रिश्ते की है। टर्की का झंडा लाल, ऊपर चांद सितारा, पाकिस्तान का झंडा हरा, ऊपर चांद सितारा। तो ये तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा जो है वो एकदम आकाश, पूरा आसमान पर पहुंच करके 72 वर्जिन हुरों का पूरा शिकार कर रहा है। टर्की, आपने कहा कि टर्की अब परेशान हो रहा है कि उसके टूरिज्म सेक्टर को कौन संभालेगा। देखिए, टर्की के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं उन्होंने कल ही एक गैजेट इशू किया है और भारत से अपील की है कि आप अपने टूरिस्ट को भेजिए, हम इनको कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन बात यहाँ पर आ रही है कि तुम अपने आप को इतना बड़ा हरिदास पाल समझ ही क्यों रहे हो? क्या दूसरी जगह हमारे टूरिस्ट जा नहीं सकते क्या? जाएंगे। हम तुमको कुछ होने देने का मौका ही क्यों देंगे? होने देने की बात नहीं है, जाने से वहाँ हमारे ऑडियंस को तुम कुछ नहीं कर रहे, हमारे जो लोग जा रहे हैं उनको थोड़ी कर रहे हो। लेकिन 4,000 करोड़ लगभग एक साल में उनकी इनकम हुई है भारत के टूरिज्म से, भारत वालों, और उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आतंकवाद को वहां पे बेच रहे हो, जो आतंकवादी हमारे लोगों को मार रहे हैं। नॉट शॉकिंग। मैं फिर समझाना चाहती हूँ, मुझे समझ नहीं आता है कि भारत के हिंदुओं का ये प्रॉब्लम क्यों है कि आप इस पर कन्फ्रंटेशन कर रही हैं। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि हमारे देश से, हमारे टूरिस्ट से कमाए हुए पैसे को टर्की बोलिए या पाकिस्तान बोलिए, ये लोग कभी भी अपने देश के डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर पर ना लगा करके आतंक में ही लगाएगा। आपको ऐसा क्यों लगा कि हमारे भारत के टूरिस्ट से कमा करके टर्की ने पाकिस्तान को मदद कर दिया? अरे भैया, तेरा मेरा रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह है, क्यों नहीं करेगा मदद? हर हाल में करेगा। उम्मा और फी सबिलिल्लाह वाले हमेशा एक होते हैं, कभी अलग नहीं होते हैं। क्योंकि अरब को ये पता चल गया कि भारत अब इलेक्ट्रिक गाड़ी निकाल रहा है, भारत अब खुद एप्पल फ़ोन बना रहा है, भारत अब खुद सोलर सिस्टम बना रहा है, भारत अब खुद हाईवे बना रहा है, भारत को किसी से कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो तेल तेल कुआं कुआं कब तक खेलेंगे? सोना सोना गोल्ड गोल्ड कब तक खेलेंगे? सो इट्स बेटर कि अपने टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए हम मंदिर बना लें, हम मोदी को बुला लें, हम प्राण प्रतिष्ठा करवा लें, हम टूरिज़्म को यहाँ पर बढ़ा लें। तो तेल तेल का जो खेल था, ये मोहम्मद बिन सलमान को समझ में आ गया कि अब तेल का खेल आने वाले 10 साल में भारत खत्म कर देगा। हमारी गाड़ियां सोलर सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रिक पर चलेंगी, तो हमारा तेल खरीदेगा कौन? और ये कॉन्सेप्ट जो था इलेक्ट्रिक गाड़ी वाला, ये तो अब पूरे विदेश में भी जा रहा है। तो अरब को समझ में आ गया अपने देश को संभालने के लिए। लेकिन जो देश आज भी तेरा मेरा रिश्ता निभा रहा है, उसमें किसी कंफ्यूजन का कुछ बात नहीं है कि क्यों उसने पाकिस्तान को मदद किया। पाकिस्तान को नहीं करेगा तो किसको करेगा?